गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ संसदीय प्रणाली जो होती है हमारे देश में, जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करें, उसके गुण और अवगुण के बारे में बात करें, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा देख लेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, फिर इसकी मेरिट्स देखेंगे, फिर इसकी डिमेरिट्स देखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो मॉडर्न जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे यूएसए है, कनाडा है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे इंडिया है, वहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है। एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाई जाती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसे इंडिया और यूके में पाई जाती है, और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब पाई जाती है जैसे ब्राजील और अपने इसमें यूएसए में पाई जाती है। तो हम देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे डिसाइड होता है। ये रिलेशन डिसाइड होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन कैसा है। पॉलिसीज के मामले में लेकर लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका क्या रिलेशन बनता है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले, पॉलिसी को लागू करने वाले होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर जो हमारे लॉ बनाता है, जो हमारे कानून बनाता है, लेजिस्लेचर। इट मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, मतलब एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है हर एक बात का लेजिस्लेचर को कि हमने क्या किया, क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट की, कैसे किया, ये सब लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं बताता है। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होता है, लेजिस्लेचर वहां पे अलग होता है। एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए जवाब इसको लेजिस्लेचर को नहीं देना पड़ता है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सेंटर पे भी और स्टेट्स में भी। सेंटर पे जैसे राज्यसभा लोकसभा होगी, दो सदन होंगे, ठीक है ना, और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना जरूरी है कि हमारे देश में कुछ ही स्टेटों में दोनों सदन है। जैसे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे विधानसभा और जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में दोनों सदन हैं, बट अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करेंगे तो वहाँ पे विधानसभा ही है, दूसरी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो कुछ ही 5-6 स्टेट्स में हमारे देश में दोनों स्टेट्स में दोनों सदन हैं, बट बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे एक ही सदन है जिसके हम विधानसभा बोलते हैं। जो आर्टिकल 74 है और आर्टिक6 75 है, ये कहता है कि सेंटर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब सेंटर पे राज्यसभा और लोकसभा होगी। ठीक है, और जो आर्टिकल 163 और 164 है, ये कहते हैं स्टेट्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी। अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या है, इसके गुण क्या है, इसके फायदे क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। इसमें पहले हम देखें कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सही रिलेशंस बने रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इनमें शांति बनी रहती है। इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो इनके लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का कोऑपरेशन बना रहता है, जो एक दूसरे से अगेंस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं ये जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा अगर राज्यसभा के जो सदस्य होंगे तो ये इंडिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से पूछ के काम करते हैं। अगर ये एक दूसरे से पूछ के काम नहीं करते तो इन दैट केस इनकी अपनी जो सदस्यता हो सकती है, जहाँ एग्जीक्यूटिव रद्द हो सकती है, लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव को भंग कर सकता है। तो इससे क्या होता है, दोनों में डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होते हैं। इट मीन्स मैंने आपको पहले भी, जो एग्जीक्यूटिव होती है लेजिस्लेचर को वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर को। अगर यहाँ पे कोई अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की बात नहीं मानेगी तो एग्जीक्यूटिव को भंग करने की लेजिस्लेचर के पास पावर होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट इनमें डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं होते हैं दोनों ऑर्गन में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है कि इसका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का होता है जो गवर्नमेंट, इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जितने भी ये मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा को या राज्यसभा को, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लेजिस्लेचर को बताएंगे। अगर ये कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो ये फिर भी इनको बताना पड़ता है कि हम इस कारण, पार्लियामेंट में ये बताते हैं कि हम इस कारण इस काम को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट के पास होती है अपनी एक्सरसाइज, पार्लियामेंट इनके ऊपर अपनी पावर एक्सरसाइज करता है
ठीक है ना। और पार्लियामेंट मिनिस्टर्स को क्या करता है, क्वेश्चन हार के तहत, डिस्कशन के तहत, एडजॉर्नमेंट मोशन के तहत या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत सभी अपनी पावर इन पे एक्सरसाइज करता है। जैसे कि डिस्कशन में क्या होता है, मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एमपी होते हैं, जो हमारे मिनिस्टर नहीं बने हुए होते हैं, वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर डिस्कशन होती है, फिर जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये सबसे तगड़ी पावर होती है। इन केस अगर हमारी एग्जीक्यूटिव है वो एज ए अरिस्टोक्रेट, एज ए ऑटोक्रेट काम कर रही है, मतलब एज ए डिक्टेटर काम कर रही है, तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसको बंद कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है एग्जीक्यूटिव को। अब ये ऑटोक्रेट मतलब डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव एज ए डिक्टेटर काम नहीं कर सकती है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो एज ए डिक्टेटर काम नहीं कर सकती। जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास जो भी पावर होती है, ठीक है ना, वो पावर डिपेंड करती है हमारे पार्लियामेंट पर, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट इसका ध्यान रखता है कि जो पावर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है या यूज की जा रही है, कि कहीं वो डेस्पोटिज्म ना बन जाए, कहीं वो ऑटोक्रेट ना हो जाए। ऑटोक्रेट का मतलब कहीं वो निरअंकुश ना हो जाए। निरअंकुश का मतलब होता है कहीं उनकी पावर पर कोई भी रोक ना हो, ठीक है। तो इस पावर के इनको ऑटोक्रेट बनने से हमारा पार्लियामेंट उनको रोकता है, ठीक है ना। और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के तहत एग्जीक्यूटिव को रद्द कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो इसी कारण ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो ऑटोक्रेट नहीं बनती है, वो निरअंकुश नहीं बनती है। अब एक इसका और भी मेरिट होती है इसकी कि रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। सपोज करो इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी अगर अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है, अगर इनके पास मेजोरिटी नहीं रहती है किसी भी वजह से, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है सेंट्रल लेवल पे और गवर्नर होता है स्टेट लेवल पे, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो अपोजिशन पार्टी को बुला सकता है कि आ जाओ, इनके पास मेजोरिटी नहीं रही है, आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो और आप इस यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी बनी रहती है, आपको फ्रेश इलेक्शंस करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अपोजिशन में जो पार्टी बैठी हुई है अगर वो अपनी मेजोरिटी साबित कर देगी तो जिस पार्टी ने मेजोरिटी लूज कर दी उसको हटा के अपोजिशन पार्टी को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाया जा सकता है और आपको फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह जो डॉक्टर जेनिंग्स थे उन्होंने कहा था कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है देश का। अब वाइड रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सबसे ये भी बहुत बढ़िया इसका एक वो है, इसका फायदा है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि ये वाइड लेवल पे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें जो मिनिस्टर होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो लोकसभा चाहे हो जो लोकसभा चाहे हो चाहे वो राज्यसभा है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को, सभी सेक्शन के लोगों को वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। इसमें वाइड रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलती है, तब चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हमारे देश में ये देखने को मिलता है कि एक ट्राइबल मिनिस्टर होना चाहिए, एक शेड्यूल्ड कास्ट में से 1-2 मिनिस्टर होना चाहिए, तो लोगों को चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो उनको वाइड रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात का ध्यान भी रखते हैं जब वो बना रहे होते हैं मिनिस्टर, किस मिनिस्टर को कौन सा होता देना, किस एमपी को कौन सी मिनिस्ट्री देनी, किस एमपी को कौन सी मिनिस्ट्री देनी, तो उस टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि सभी सेक्शन के लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इस बात का ध्यान रखना है कि सभी जो लोग हैं, सभी क्लासेस के लोग हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन या उनका एक मिनिस्टर होना चाहिए कैबिनेट में। अब हम उसकी बात करेंगे जो इसकी हानियां होती हैं, जो इसके डीमेरिट्स होती हैं, जो अवगुण होते हैं इस पार्लियामेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसकी बात करेंगे। पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का पता नहीं होता कि ये कितना टाइम सर्वाइव करेगी, कितना टाइम चलेगी। क्योंकि आज के टाइम में क्या देखा जाता है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, या पॉलिटिकल डिफेक्शन की वजह से, या इविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन की वजह से इस गवर्नमेंट को वो अनस्टेबल बना सकते हैं, जितने भी लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हमारे मिनिस्टर क्या करते हैं या हमारे एमपी क्या करते हैं, वो पार्टी बदल देते हैं, जिसको पॉलिटिकल डिफेक्शन बोला जाता है, ठीक है ना।
फिर कई बार मल्टी पार्टी कोalition होता है। सपोज करो कई बार सरकार बनी हुई है, दो तीन पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली, बट एक पार्टी कहीं ना कहीं एक पार्टी का दूसरी पार्टी से मतभेद हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे से अपना जो वो होता है, जो अपना पार्टिसिपेशन होता है वो छीन लेती है। मतलब वो कहती है कि हम आपका साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट बनाने में, अब हम आपके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिके रहेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, मल्टी पार्टी कोalition टूट जाने की वजह से, गठबंधन टूट जाने की वजह से गवर्नमेंट गिर सकती है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिफेक्शन मैंने बताया, अगर किसी पार्टी के कई MP छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, तो मतलब 2/3 पार्टी मेंबर छोड़ के चले जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि वो पार्टी के पास उतने पर्सन्स नहीं रहेंगे, उतने MPs नहीं रहेंगे, ताकि वो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो अपनी पार्टी फॉर्म करके वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट का खतरा बना रहता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिफेक्शन, इविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोalition और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसको किसी भी टाइम फेस करना पड़ सकता है प्रेजेंट रजीम को। अब नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, ये भी एक इसकी बहुत बड़ा अवगुण है इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जैसे अभी सपोज करो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है ना, बीजेपी ने कितनी पॉलिसीज लेके आई है, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर कोई और पार्टी आ जाती है तो वो बीजेपी की पॉलिसीज को खत्म कर देगी, बीजेपी की पॉलिसी काम नहीं करेंगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ा इसका अवगुण ये होता है कि इसमें लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं तो पॉलिसी भी बदलती रहती है, ठीक है ना। तो और इससे ये भी होता है कि जो इसका टर्नओवर होता है गवर्नमेंट का, वो लंबा भी नहीं कर सकता। सपोज करो अगर वो 5 साल राज कर भी गए तो उसके बाद हो सकता है शायद वो ना आई, तो अदर कोई गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी सरकार बना लेगी और वो अपनी पॉलिसीज वगैरह लागू करेगी वहाँ पे, और उसके बाद अगर 5 साल अगर वो रह भी गई तो उसके बाद कोई और पार्टी आएगी, उनकी पॉलिसीज चेंज कर देगी। जैसे हम 1977 का एग्जाम्पल देखते हैं, जनता गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई के मतलब कार्यालय में, मोरारजी देसाई PM बने देश के। उन्होंने जो प्रीवियस मतलब इंदिरा गांधी की जितनी भी पॉलिसीज बनाई हुई थी उनको रिवर्स कर दिया था, उनकी पॉलिसीज को काट दिया था और अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी थी। और इसके बाद 78-79 में जब दोबारा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी, तो तब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, मोरारजी देसाई जी की पॉलिसीज जितनी बनाई थी उनको बंद कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज बनाने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्पेस नहीं होता है, इसमें शॉर्ट टर्म की ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की पॉलिसीज ही चलती हैं। तो ये इसकी एक डिमेरिट है। और क्या है, कैबिनेट की डिक्टेटरशिप हो जाती है। इसकी एक और डिमेरिट है कि कैबिनेट एक डिक्टेटर बनके निरंकुश बनके रह जाता है यहाँ पे। वो कैसे हम कहेंगे कि रूलिंग पार्टी को अगर मेजॉरिटी मिल जाती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है, तो जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती है, वो ऑटोक्रेटिक हो जाता है और वो एक्सरसाइज जो अपने पावर है वो अपनी पावर को अनलिमिटेड एक्सरसाइज करता है, ठीक है। और इसमें HJ लस्की ने कहा भी है कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी, कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिक्टेटर बन सकते हो, आप एक टायरनी बन सकते हो। रामसे म्यूर ने भी कहा है, जो ये फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट होती है। क्योंकि आपने आज के टाइम में भी या फिर प्रीवियस किस गवर्नमेंट में देखा होगा, खास करके अपने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में भी देखा था कि ये जो इनका जो हेड होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो जहाँ वहाँ पे कैबिनेट की ज़्यादा चलती होती थी, ठीक है। तो इन केस क्या होता था कि ये जो हमारी कैबिनेट होती थी, जहाँ हमारी एग्जीक्यूटिव होती थी, ये एक डिक्टेटर बन जाती थी। और ये अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। एक इसका बात ये मैंने आपको पहले भी बताया, सपोज करो कैबिनेट की पावर, कैबिनेट के पास इतना कंट्रोल नहीं होता या कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े धुरंधर नहीं होते हैं, तो इन केस क्या होता है, तो वो ये एक अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चला जाता है, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे हम देख लें, मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को हम इंस्पेरेबल नहीं कर सकते नॉर्मल टाइम में, जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है। और कैबिनेट होता है, कैबिनेट लेजिस्लेचर का भी हेड होता है, कैबिनेट एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनकी पावर कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट होती है।
ये एक दूसरे से पूछ के काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, स्टेट्स की आप खुद की पावर हो, ठीक है, और सेंटर की खुद की पावर हो, और हर एमपी की खुद की पावर हो। इन केस क्या होता है, ये जो इसका एक और प्रॉब्लम रहती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये अगेंस्ट हो जाता है सेपरेशन ऑफ पावर में। ये कहीं ना कहीं बात करता है कि यहाँ पे फ्यूजन है, ये कहता है कि यहाँ पे पावर का फ्यूजन होना चाहिए, पावर मिलके होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि ये अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर बन जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और एक इसकी एक और बहुत प्रॉब्लम रहती है, एक और डिमेरिट है कि जो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स होती है। एमेच्योर्स की बात आप समझ लेना यहाँ पे कि पार्लियामेंट सिस्टम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत कम स्कोप होता है कि जितने 543 में से 500 जितने भी उसकी पार्टी के जितने एमपी चुन के हैं उनमें से उनको मिनिस्टर चुनना है। अब जब प्राइम मिनिस्टर ये बात देख रहा होता है कि जब मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करना है प्रेसिडेंट की सहायता से, मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है, तो ये ध्यान नहीं रखता कि वो किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इससे क्या होता है, जो एमेच्योर होते हैं, एमेच्योर जो पर्सन होते हैं जिनको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं होती है, जैसे कई बार हमारे देश में आपने देखा होगा कि कई अनपढ़ पर्सन को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है, कई बार साइंस का उसको दे दिया जाता है, आर्ट वाले पर्सन को या अनपढ़ पर्सन को साइंस का महकमा दे दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो एमेच्योर होते हैं वो कई बार कैबिनेट में आ जाते हैं, और कैबिनेट में आकर वो हमारे सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को खराब करते हैं, एफिशिएंसी को, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें, और एक बात यहाँ पे आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको वाइड रिप्रेजेंटेशन का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। जब प्राइम मिनिस्टर वाइड रिप्रेजेंटेशन का देखेगा कि हर सेक्शन से, हर क्लास से, हर कास्ट से, हर कम्युनिटी से एक मिनिस्टर आना चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है कि चाहे कोई पर्सन किसी फील्ड में एक्सपर्ट है या नहीं है, उसको कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई मिनिस्ट्री उसको देनी ही पड़ेगी। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एमेच्योर्स द्वारा की जाती है, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस की कि, और एक इसमें और भी बन जाता है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो मोस्ट ऑफ काम अपना पार्लियामेंट्री वर्क में देते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मीटिंग्स में वो जाते हैं, जब पार्टी एक्टिविटीज में जाते हैं, तो इससे क्या होता है वो अपना काम अपने फील्ड में नहीं दे पाते हैं, ठीक है, फील्ड में नहीं दे पाते हैं। तो ये गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स हो जाती है, इमेच्योर पर्सन है जो हमारी कैबिनेट में मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।